स्टोरी शुरू होती है एक ओल्ड मैन से जो पेन से लिखते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है। शल्तियार वॉन द क्रेम्सले, अनक्स एम्पायर का चांसलर। क्रेम्सले डिस्क्राइब करता है कि वो लॉयल सर्वेंट है जिसने मास्टर की सेवा के प्लेजर को वैम्पायर किंग बनने की ग्लोरी से ऊपर रखा। वो कहता है कि वो अपने मास्टर की लिमिटलेस अचीवमेंट्स लिखने के लिए ये रिकॉर्ड छोड़ रहा है। कहानी शुरू हुआ था उस दिन से जब आसमान पर्पल लाइटनिंग से फटा था और उसी चमक के बीच एक आदमी दूसरी दुनिया से उतरा था। वो आदमी इस वर्ल्ड में आते ही एनक्स कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करता है। सब लोग एनक्स कॉन्टिनेंट के एम्परर के नाम पर चीयर करते हैं और उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। चांसलर क्रेम्सले अपने मास्टर के पास जाता है और कहता है कि अब सारी डिमेंशंस उसके कदमों में हैं। लेकिन एम्परर धीमी आवाज में कहता है कि आखिर में कोई भी उसके होमलैंड के बारे में कुछ नहीं जान पाया। क्रेम्सले उसे देखता है और समझ नहीं पाता कि मास्टर के भीतर कैसी उदासी है। क्रेम्सले नरेशन जारी रखता है। ये आदमी उसका मास्टर है जिसने केवल 50 सालों में पूरा कॉन्टिनेंट जीत लिया। क्रेम्सले बताता है कि उसका मास्टर इतनी पावर रखता है कि बस सोचने से लाखों डेड को कंट्रोल कर लेता है और उसकी तलवार माउंटेन्स को चीर देती है, यहां तक सीज को भी डिवाइड कर देती है। वो अनक्स एम्पायर का इमॉर्टल एम्परर है जो लिविंग और डेड दोनों का राजा है। क्रेम्सले लिखता है कि अनगिनत लोग उसकी पावर के आगे झुकते हैं और जो भी उसे चुनौती देता है वो अनडेड बनकर उसकी इटर्नल लॉयल्टी की कसम खाता है। ड्रैगन्स जिन्होंने कॉन्टिनेंट को टेरर में डाला था, डीमन किंग, डीमन वर्ल्ड के 7 आर्चड्यूक्स, मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का हेवनली डेमॉन, यहां तक कि वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट किंग भी सब उसके सामने गिर चुके हैं। अनक्स से जुड़ी सारी डिमेंशंस उसके कंट्रोल में हैं, लेकिन क्रेम्सले सोचता है कि उसका मास्टर क्या चाहता है और जवाब सिंपल है, वो अर्थ वापस जाना चाहता है। मगर हर डिमेंशन घूमने के बाद भी रास्ता नहीं मिलता। आखिरकार वो अपने थ्रोन से सब वैसल्स को बुलाता है और कहता है कि वो अब टायर्ड है और अब वो लॉन्ग स्लीप चाहता है। फॉलोअर्स शॉक में होते हैं और कोई पूछता है कि इसका मतलब क्या है। एक स्केलेटल लिच कहता है कि वे मास्टर के लिए खोज जारी रखेंगे, लेकिन एम्परर कहता है कि अब लौटने का कोई मतलब नहीं। 300 साल बीत चुके हैं, उसका परिवार, उसके दोस्त सब मर चुके हैं और अब बहुत देर हो चुकी है। वो नया आदेश देता है कि अब सब लोग उसके इटर्नल रेस्ट का रास्ता ढूंढें। पैलेस में रोने की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन एम्परर का ऑर्डर कोई नहीं बदलता। एम्परर के ऑर्डर पर सीनियर लिचेस एक विशाल डिसइंटीग्रेशन मैजिक सर्कल बनाते हैं जो सब कुछ डिवॉर कर सकता है। एम्परर उसे देखता है और कहता है कि शायद अब वो सबको फिर से देख सकेगा। वो अकेला उस डिसइंटीग्रेशन मैजिक सर्कल की ओर बढ़ता है। क्रेम्सले पीछे दौड़ता है, उसे पुकारता है और कहता है कि वो मौत में भी उसकी सेवा करेगा। जैसे ही एम्परर का कदम मैजिक सर्कल में पड़ता है, डिसइंटीग्रेशन मैजिक एक्टिवेट होता है। एम्परर के पीछे क्रेम्सले भी मैजिक सर्कल में कदम रखता है और तेज लाइट चमकती है। सब कुछ खत्म होता दिखता है। प्रेजेंट में एक आवाज आती है कि लाइट्स क्यों बंद हैं, जो क्रेम्सले को स्टार्टल्ड कर देती है। एम्परर अब अपने अर्थ की बॉडी में है। नाम है कांगजोन और उसकी बाहों में एक बेबी गर्ल है। वो क्रेम्सले को डांटता है कि घर में रहते हुए वो लाइट बंद क्यों रखता है। क्रेम्सले अब मॉडर्न स्पोर्ट्स वेयर पहने सिर पकड़कर कहता है कि सबसे अंधेरी रात में भी एक कैंडल सूरज से ज्यादा चमकती है। कांगजोन घूरता है और कहता है कि अगर किसी बात की शुरुआत विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट से करनी पड़े तो वो बात बोलनी ही नहीं चाहिए, और क्रेम्सले शर्म से गला साफ करता है। वो पूछता है कि मास्टर अभी तक सोए क्यों नहीं। कांगजोन कहता है कि मजाक कर रहा है क्या, बेबी नहीं सो रही इसीलिए वो भी नहीं सो सकता। क्रेम्सले झुककर माफी मांगता है, लेकिन कांगजोन कहता है कि धीरे बोले वरना बेबी जाग जाएगी। तभी बेबी सच में रोने लगती है। कांगजोन गुस्से में कहता है कि अब उसने उसे जगा दिया, अब वही बेबी को संभाले। क्रेम्सले हमेशा की तरह विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट से शुरू करता है और कहता है कि शायद बेबी भूखी है। कांगजोन जवाब देता है कि उसे अभी बेबी फूड खिलाया है। फिर क्रेम्सले कहता है कि शायद उसका डायपर गंदा है, मगर कांगजोन कहता है कि नहीं, वो साफ है। आखिर में क्रेम्सले कहता है कि अपनी हम्बल नॉलेज से वो नहीं समझ पा रहा कि बेबी क्यों रो रही है, और कांगजोन उसे यूजलेस कहता है। क्रेम्सले फिर से अपनी बुक में लिखने के लिए बैठता है। तभी कांगजोन की आवाज आती है कि लेट नाइट स्नैक आ गया है। लेट नाइट स्नैक्स सुनकर क्रेम्सले की आंखें चमक उठती हैं। कांगजोन कहता है कि चिकन है और क्रेम्सले चिकन चिल्लाते हुए कमरे से भागता है। बुक से नैरेशन जारी रहती है। क्रेम्सले ने लिखा था कि मैजिक सर्कल की फेलियर से उसका मास्टर आखिर अपने होमलैंड लौट आया और वहां उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उसने कभी शादी नहीं की, कभी किसी से प्यार नहीं किया। और फिर फ्रेम में कांगजोन की बेटी के रूप में एक रेड हेयर टाई दिखती है। फिर सीन चिकन और ड्रिंक्स पर कट होती है। प्रेजेंट में कांगजोन, क्रेम्सले और बेबी सोल टेबल पर बैठे चिकन खा रहे हैं और क्रेम्सले मुस्कुराकर कहता है कि चिकन हमेशा की तरह डिलिशियस है। कांगजोन की बहन सुबिन बूढ़े क्रेम्सले से कहती है कि वो आराम से खाए।
सुबिन सोल को गोद में लेने का ऑफर देती है ताकि कांगजोन आराम से खा सके। फिर वो पूछती है कि क्या कांगजोन आज भी घर पर ही रहा, और कहती है कि शायद उसे अब भी थोड़ा कंफ्यूजन है। कांगजोन खाते हुए कहता है कि घर पर रहना एक्चुअली आरामदायक है और वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं है। सुबिन उसे ध्यान से देखती है और कहती है कि वो सच में कंफ्यूज्ड होगा, खासकर इतने बड़े हादसे के बाद। कांगजोन फिर कहता है कि वो सच में ठीक है, लेकिन सुबिन उसे रोक देती है और कहती है कि उसे दिखावा नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ शुक्रगुजार है कि वो जिंदा लौट आया। वो उसे याद दिलाती है कि वो पहले गेट इंजीनेंट में गायब हो गया था। सुबिन सोचती है कि कितने साल गुजर गए होंगे और कहती है कि कांगजोन सालों तक गेट के अंदर फंसा था, इसलिए उसका जल्दी नॉर्मल होना इम्पॉसिबल है। कांगजोन सोल को पकड़कर कहता है कि उसने 1000 बार बताया है कि वो गेट में फंसा नहीं था, उसे अचानक एनक्स नाम के कॉन्टिनेंट में समन किया गया था। सुबिन व्यंग्य भरे लहजे में कहती है कि अब वो फिर से उसी स्ट्रॉन्ग एम्परर वाली कहानी शुरू करेगा क्या। कांगजोन शांत भाव से कहता है कि वो सच्चाई ही बता रहा है। सुबिन फिर क्रेम्सले की ओर इशारा करती है और पूछती है कि ये एल्डरली जेंटलमैन कौन है। क्रेम्सले विनम्र होकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कांगजोन कहता है कि वो उसका पुराना एडवाइजर है। वो बताता है कि क्रेम्सले उसकी मदद करता था और स्टेट अफेयर्स पर डिस्कस करता था। क्रेम्सले सिर झुकाकर जोड़ता है कि एक वफादार सेवक के रूप में वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी संभालता था। सुबिन, जो खुद एक फैक्ट्री वर्कर है, सटायर में सिर हिलाती है और कहती है कि गेट सर्वाइवर्स को अक्सर मेंटल ब्रेकडाउन या स्पीच लॉस हो जाता है। उसे खुशी होती है कि कांगजोन और क्रेम्सले को बस हल्के डिल्यूजन्स हैं। कांगजोन इरिटेट होकर कहता है कि भले ही वो उसकी बहन है, उसे पागल कहना गलत है। सुबिन उसे थपथपाती है और कहती है कि 3 साल बाद लौटने पर ऐसा होना नॉर्मल है। वो उसे समझाती है कि अब उसके पास सोल है, वो यंग है और उसे बस एडजस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। वो वादा करती है कि जब तक कांगजोन संभल नहीं जाता, वो सब मैनेज करेगी। सुबिन फिर क्रेम्सले से कहती है कि जब तक चाहे वो यहां रह सकता है, और क्रेम्सले झुककर सुबिन को धन्यवाद देता है। कांगजोन सोल की तरफ देखता है, जो अपनी बीआईब के धागे खोलकर खेल रही है। वो मुस्कुराकर कहता है कि वो उसके लिए बांध देगा। धागे पकड़ते हुए वो कैजुअली कहता है कि पहले वो खुद ही गद्दारों के लिए फांसी के नॉट्स बनाता था। सोल मासूमियत से उसे देखती है और कुछ शब्द दोहराने की कोशिश करती है। कांगजोन गंभीर चेहरा बनाकर कहता है कि ध्यान से देखे, अगर नॉट टाइट हो तो गर्दन तुरंत टूट जाती है। तभी सुबिन अचानक चीखती है और हैरान होकर पूछती है कि वो एक बच्चे से क्या बातें कर रहा है। कांगजोन काल्म होकर कहता है कि वो बस पैटर्नल एजुकेशन दे रहा है। सुबिन गुस्से में उसे रोकती है और कहती है कि अब से कोई डरावनी बात नहीं। कांगजोन बड़बड़ाता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। वो नैपकिन से सोल का चेहरा साफ करता है। इतने में सोल कांगजोन की गोदी में बड़े आराम से सो जाती है। ये देखकर सुबिन कहती है कि सोल को अपने पिता का टच पसंद है। कांगजोन उसे गोद में उठाता है और जब वो नींद में झुकने लगती है तो कहता है कि वो उसे कमरे में सुला देगा। वो सोल के कमरे में जाता है और उसे धीरे से बेड पर लिटाता है। वो सोल को गर्म नजर से देखते हुए सोचता है कि ये उसकी अपनी बेटी है, जो उसके एनक्स कॉन्टिनेंट में समन होने के दौरान पैदा हुई। यादों में सुबिन उसे बताती है कि बच्ची का नाम ली सोल है और उसकी मां चाइल्ड बर्थ में मर गई थी। कांगजोन जवाब देता है कि ये बात 300 साल पुरानी है। सुबिन एक पल को चुप होकर बस कहती है कि जो भी हो, वो उसकी बेटी है और उसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए। प्रेजेंट में कांगजोन सोल के पास बैठता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं है। उसे याद आता है कि एनक्स कॉन्टिनेंट में सनसेट के टाइम क्रेम्सले ने उससे पूछा था अगर वो कभी होमलैंड लौटे तो क्या करेगा। कांगजोन ने जवाब दिया था कि वो बस एक शांत ऑर्डिनरी जिंदगी जीना चाहता है, जहां कोई उसे नोटिस ना करे। अब वो सोल को ब्लैंकेट से ढकता है और सोचता है कि शायद इसी तरह बच्चे को पालना और जीना भी एक ऑर्डिनरी जिंदगी है। वो उठता है और डेस्क पर रखे कुछ पेपर्स देखता है। जब वो उन्हें उठाता है तो बिल्स और पेमेंट नोटिसेस दिखते हैं। फिर सीन अगले दिन दोपहर को कट होती है और कांगजोन कहता है कि उन्हें एक प्रॉब्लम हो गई है। वो सोल को स्पून से खाना खिला रहा है और पीछे क्रेम्सले खड़ा है। क्रेम्सले चिंतित होकर पूछता है कि कैसी प्रॉब्लम, मगर कांगजोन सोल को फीड करते हुए पूछता है कि खाना कैसा है। क्रेम्सले हैरान होकर अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या ग्रेट मास्टर के मुंह से प्रॉब्लम शब्द सच में निकल रहा है। कांगजोन उसे पेपर्स पढ़ने को कहता है। क्रेम्सले पहले अनपेड फोन बिल्स की नोटिस पढ़ता है, फिर वाटर शट ऑफ का वार्निंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी सस्पेंशन और गैस कट ऑफ का नोटिस। कांगजोन कहता है बस अब काफी है। क्रेम्सले झुककर पूछता है कि क्या ये सब लेट पेमेंट्स की मांग है। कांगजोन सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, और लगता है सुबिन ने कुछ नहीं बताया, लेकिन हालत पूरी तरह मैस है। क्रेम्सले हैरान होकर कहता है कि कोई रॉयल फैमिली से पैसे कैसे मांग सकता है। वो सुझाव देता है कि नोबल्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर खर्च पूरे किए जाएं। कांगजोन हंसी रोक नहीं पाता और सिर पकड़कर जोर से हंसने लगता है, जबकि क्रेम्सले डर जाता है और समझ नहीं पाता कि मास्टर को क्या हो गया। कांगजोन मिस्चीवस स्माइल के साथ कहता है
कि इस दुनिया में उनकी हालत एनक्स के स्लेव्स जैसी है। वो कहता है कि यहाँ उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, दूसरों की सर्विस करनी पड़ती है और बदले में थोड़ा सा पैसा मिलता है। क्रेम्सले शॉक में खड़ा रहता है। एक रॉयल वैम्पायर लिनियज का आर्च ड्यूक जो कभी राज्य चलाता था, अब यहाँ एक मामूली आदमी बन गया है। वो घुटनों पर गिरकर इस स्लेव वाली बात को हजम नहीं कर पाता। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है और तय करता है कि असली फॉलोअर वही है जो कठिन समय में भी लॉयल्टी साबित करे। वो घुटनों पर झुककर कहता है कि वो फिर से एम्पायर खड़ा करने में मदद करेगा ताकि कांगजोन एक बार फिर थ्रोन पर लौट सके। कांगजोन हल्के स्वर में कहता है कि जैसा चाहे वैसा करे। फिर सोल को गोद में लेकर धीरे से कहता है कि अब उन्हें पैसे कमाने होंगे। कुछ टाइम बाद कांगजोन सोल को बेबी फूड खिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो मुंह खोले, लेकिन सोल जिद में सिर घुमा देती है। पास ही सुबिन खड़ी देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने स्पेशली ब्लैक सेसमी से ये बेबी फूड बनाया था, पर लगता है सोल को ये पसंद नहीं। कांगजोन को याद आता है कि किसी ने कहा था, बच्चे को जबरदस्ती खिलाने से बेहतर है उसे खाने में इंटरेस्ट दिलाओ, उसे प्ले की तरह महसूस करवाओ। वो कहता है कि अब गेम खेला जाएगा और सुबिन और सोल दोनों उसकी तरफ उत्सुकता से देखते हैं। कांगजोन समझाता है कि ये कंपटीशन है, जो अपने खाने को जल्दी चबाकर निगल लेगा वो जीतेगा। स्पून उठाते हुए कहता है कि अगर सोल जीतती है तो आज जो चाहे कर सकती है। सोल की आंखों में एक्साइटमेंट चमकती है और वो खुशी से चिल्लाती है। सुबिन सोल को फीड करती है और हंसकर कहती है कि उसे अपने पापा को हराना है। कांगजोन चालाक मुस्कान के साथ सोचता है कि वो बहुत स्लो है। वो अपने अतीत को याद करता है, एनक्स कॉन्टिनेंट पर, जहां उसे सीधे चॉइस में फेंक दिया गया था। सोचता है कि एब्सोल्यूट पावर तक पहुंचने का कारण बस एक था, उसने हर छोटी चीज में पूरी ताकत लगा दी थी, चाहे वो एक रैबिट को हंट करना ही क्यों ना हो। अचानक वो तेजी से खाने लगता है और सोल को सॉरी कहता है, क्योंकि इतनी धीमी स्पीड से सोल उसे कभी नहीं हरा पाएगी। सोल शॉक में देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं और कुछ ही पल में वो रो पड़ती है। सुबिन दौड़कर उसे गोद में लेती है और गुस्से में पूछती है कि उसने उसे क्यों रुलाया। कांगजोन कहता है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन सुबिन कहती है कि लग तो ऐसा ही रहा था। कांगजोन अपनी रोती बेटी को देखता है और कहता है कि अगर उसे ये अनफेयर लगता है तो उसे स्ट्रॉन्गर बनना चाहिए। सुबिन चुप खड़ी रहती है, जबकि सोल और जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ क्रेम्सले अपनी नोटबुक में लिखता है कि एम्परर ने आज सुबह प्रिंसेस को फूड ड्यूअल में चैलेंज किया। मैजेस्टी ने पूरी कोशिश की और 3 साल की प्रिंसेस से जीत छीन ली। वो खिड़की से बाहर देखते हुए लिखता है कि उसे एम्परर के फ्यूचर एक्शंस को लेकर थोड़ा कंसर्न महसूस होता है। बाद में कांगजोन सोल को पकड़कर सुबिन से पूछता है कि क्या वो आज बाहर जा सकता है। सुबिन सफाई करते करते रुकती है और हैरान होकर पूछती है कि अचानक क्यों। वो कहती है कि आज उसकी छुट्टी है और वो सोल को संभाल लेगी, लेकिन उसे अकेले बाहर जाने देना ठीक नहीं। क्रेम्सले हंसते हुए बीच में बोलता है कि कोई चिंता नहीं, वो साथ रहेगा। मगर सुबिन चौंक कर पूछती है कि वो भी जा रहा है क्या। फिर सीन बस पर कट होती है। कांगजोन और क्रेम्सले बस में दिखते हैं। सफर के दौरान कांगजोन को सुबिन से उसकी बातचीत याद आती है, जब उसने माना था कि उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा। वो बताती है कि जिस मोहल्ले में वे रहते हैं वो अनसेफ है, इसलिए किराया सस्ता है, लेकिन अब वो डिपॉजिट इस्तेमाल कर रही है। कांगजोन ने पूछा था कि उसकी बहन को कितना पैसे चाहिए, पर उसने कहा था कि वो संभाल लेगी और उसे खुद पर ध्यान देना चाहिए। फिर हंसकर बोली थी कि अगर इस हफ्ते खरीदा हुआ लॉटरी टिकट जीत गया तो करीब 1 अरब वुन मिलेंगे। तब वो किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट हो जाएंगे और वो पूरी तरह सोल पर ध्यान दे पाएगी। उसने सोती हुई सोल की तरफ देखते हुए कहा था कि इस उम्र में उसे बस प्यार और अटेंशन चाहिए। बस में बैठे हुए कांगजोन सोचता है कि ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसे पैसे से सॉल्व किया जा सकता है। वो क्रेम्सले से कहता है कि उसने इस पर विचार किया है। उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए क्रेम्सले को एक नई पहचान चाहिए। क्रेम्सले पूछता है कि क्या वो उसके नाम की बात कर रहा है। कांगजोन हाँ कहता है और बताता है कि उसने उसके लिए इस दुनिया के हिसाब से परफेक्ट नाम सोचा है। क्रेम्सले उत्साहित होकर सोचता है कि उसका महान एम्परर अब उसे नया नाम देने वाला है। कांगजोन कहता है कि अब से वो शल्तियर वॉन द क्रेम्सले नहीं, बल्कि चॉय डोल्सो है। क्रेम्सले कंफ्यूज्ड होकर नाम दोहराता है और सोचता है कि उसे इस दुनिया में आए ज्यादा समय नहीं हुआ, पर यह नाम कुछ अजीब। तभी कांगजोन उसका चेहरा देखता है और पूछता है कि उसे नाम पसंद नहीं आया क्या, मगर क्रेम्सले तुरंत सिर हिलाकर इनकार करता है। कांगजोन समझाता है कि डोल्सो नाम लॉयल्टी का सिंबल है। डोल मतलब रॉक, सो मतलब स्टील, और ये नाम सबसे लॉयल फॉलोअर्स को दिया जाता है। वो कहता है कि अगर पसंद ना हो तो बदल देगा, लेकिन क्रेम्सले जल्दी से बोल पड़ता है कि वो कैसे एम्परर के दिए नाम की वैल्यू पर सवाल उठा सकता है। कांगजोन कहता है कि अच्छा है, उसे नाम पसंद आया, और मन ही मन सोचता है कि ये नाम बोंगू गेदोंग से तो कहीं बेहतर है, जो पहला नाम था जो उसके दिमाग में आया था। फिर बस शहर के स्टेशन पर रुकती है और कांगजोन कहता है कि अब वो पहुंच गए हैं और उन्हें उतरना चाहिए।
डोल्सो यानी क्रेम्सले उतरते हुए आसपास देखता है और पूछता है कि अब कहाँ जा रहे हैं। कांगजोन जवाब देता है कि वो लोग गेट की ओर जा रहे हैं। डोल्सो की आंखें चमक उठती हैं। वो सोचता है कि गेट जरूर किसी मॉन्स्टर से भरी जगह होगी। वो हंसकर कहता है कि मास्टर ने बहुत सही डिसीजन लिया। कांगजोन पूछता है कि वो इतना एक्साइटेड क्यों है। डोल्सो फिलोसोफर अंदाज में कहता है कि चाहे तलवार कितनी भी महान क्यों ना हो, अगर उसे लंबे समय तक शीत में रखो तो वो डल और रस्टी हो जाती है। वो जोड़ता है कि इतने समय बाद फिर से बैटलफील्ड पर लौटने की सोच ही उसे थ्रिल देती है। चलते चलते कांगजोन कहता है कि शायद ये काम थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वे अंदर हंटर्स की तरह नहीं बल्कि पोर्टर्स की तरह जाएंगे। ये सुनकर डोल्सो कंफ्यूजन में रुक जाता है। कांगजोन समझाता है कि हंटिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए, जिसकी कीमत पर पर्सन 1 मिलियन वॉन है। ये सुनकर डोल्सो सड़क पर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि उसके मास्टर किसी हालत में पोर्टर का काम नहीं करेंगे। लोग रुककर देखने लगते हैं और कांगजोन कहता है कि ड्रामा बंद करे क्योंकि सब देख रहे हैं। लेकिन डोल्सो जिद में कहता है कि चाहे गले पर तलवार रख दी जाए, वो ये नहीं होने देगा। कांगजोन का चेहरा धीरे धीरे अंधेरा पड़ता है और वो इंपोजिंग आवाज में पूछता है कि क्या सच में उठेगा नहीं। फिर तेज लहजे में पूछता है कि क्या वो मरना चाहता है। डोल्सो डर जाता है और उसे याद आता है हेवनली डेमन, जो मास्टर की वार्निंग अनसुनी करके खत्म हो गया था। वो तुरंत उठता है और माफी मांगता है। कांगजोन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वो जानता है ये सब उसकी लॉयल्टी से आया है। फिर उसे शांत करता है कि पोर्टर का डेली वेज करीब 3 लाख वॉन है। बस कुछ दिन काम करके रजिस्ट्रेशन फी और बिल्स भर लेंगे, फिर ये जॉब छोड़ देंगे। तभी सीन के बाहर कोई दूसरे आदमी की साउंड आती है। वो आदमी पास आता है, हंटिंग क्लोथ्स में, पीठ पर बैकपैक लटकाए, और पूछता है कि क्या वे आज के डी रैंक गेट के पोर्टर एप्लीकेंट्स हैं। फिर सीन पर्पल ग्लो से जगमगाता गेट के पास कट होती है। गार्ड्स और कुछ पासर बाय गेट के चारों ओर स्प्रिटेड होते हैं। कांगजोन सरप्राइज से देखता है कि लोग गेट के पास से ऐसे गुजर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किम बोंगू नाम का सी रैंक हंटर आगे आता है और उन्हें बाकी हंटर्स से मिलवाता है। एक बड़ा बॉल्ड हंटर ली बोंगचुल झुंझलाते हुए कहता है कि ओल्ड मैन और स्किनी बॉय जैसे पोर्टर्स कैसे काम कर सकते हैं। डोल्सो शांत रहते हुए कहता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, वो काम कर सकता है, और खुद का इंट्रोडक्शन देने लगता है। लेकिन बोंगचुल मॉक करते हुए बीच में कट करता है। बोंगचुल समझाता है कि पोर्टर्स का काम इतना कठिन है कि इवन स्ट्रांग लोग इसे संभाल नहीं सकते, और पूछता है कि ओल्ड मैन और स्किनी बॉय यहाँ क्या करेंगे। डोल्सो मास्टर की तरफ विस्पर करता है कि क्या उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन कांगजोन फर्मली कहता है कि अभी टाइम नहीं आया। कांगजोन याद दिलाता है कि पोर्टर्स के रूप में उन्हें सिर्फ कुछ दिन काम करना है ताकि आईडी कार्ड्स के लिए पैसा जमा कर सकें। डोल्सो अब मास्टर की सोच समझ पाता है और एडमिरेशन के साथ सोचता है कि उसे लगभग मिस्टेक हो जाता अगर विजडम नहीं होती। कांगजोन आगे बढ़कर पूछता है कि स्क्वाड का लीडर कौन है, और बोंगू जवाब देता है कि वो लीडर है। कांगजोन पूछता है कि क्या बोंगू उनके अनरिलायबल अपीयरेंस के कारण हायर करने में हेजिटेट कर रहा है, और बोंगू एडमिट करता है। मगर कांगजोन बोलता है कि वे इतने स्ट्रांग हैं कि उन्हें कोई ट्रबल नहीं होगा। बोंगू हेजिटेशन में सोचता है कि क्या करे, फैमिली हॉस्पिटल में है और बहुत पैसे की जरूरत है। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि उन्हें टीम में एक्सेप्ट करेगा क्योंकि गेट मिस नहीं कर सकता। बोंगचुल शॉक से देखता है, मगर बोंगू समझाता है कि ये डी रैंक गेट है और कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि वो दोनों हैंडल कर सकते हैं। बोंगू फाइनेंशियल सिचुएशन याद करता है, माँ की हॉस्पिटल बिल्स, बहन की एकेडमी फीस, फील्ड ट्रिप के खर्च, और बोंगचुल अनिच्छा से सहमत होता है। बोंगू धन्यवाद देता है और बोंगचुल कहता है कि धन्यवाद की जरूरत नहीं, और साथ में एफ रैंक हंटर भी है। बोंगचुल रीजनिंग देता है कि एफ रैंक हंटर फाइटिंग में उपयोगी नहीं होगा, लेकिन लज्जुन उठाने में मदद कर सकता है। कांगजोन ध्यान से देखता है और सोचता है कि कोई और भी है। तभी बोंगचुल एफ रैंक हंटर की ओर देखता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है। एफ रैंक हंटर पंटिंग करते हुए आता है और अपोलोजाई करता है। बोंगचुल कॉफी लेता है और बैकग्राउंड में कांगजोन सोचता है कि लोअर रैंक्ड हंटर को सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अर्थ अब एनक्स कॉन्टिनेंट से अलग नहीं, जहां स्ट्रॉन्ग वीक को प्रे करते हैं। फिर बोंगचुल बैग्स जमीन पर फेंकता है और शाउट करता है कि सब क्या कर रहे हैं। बोंगचुल एफ रैंक हंटर से रूड होकर कहता है कि पोर्टर्स की मदद के लिए पीछे रहो। बोंगचुल कंटिन्यू करता है कि एफ रैंक हंटर के फ्रंट में जाने से सिर्फ हिंड्रेंस होगा, और एफ रैंक हंटर समझ जाता है। फिर बोंगचुल मुड़कर कांगजोन को इग्नोरेंट कहता है और फिंगर पॉइंट करते हुए वार्निंग देता है कि वहां उसे अपनी लाइफ की चिंता करने का लग्जरी नहीं है, इसलिए उन्हें स्लो करने की हिम्मत मत करना। वो सेम चीज डोल्सो को भी बोलता है और डोल्सो एंग्री होकर सोचता है कि ये इंसोलेंट स्काउंड्रल ऐसे कैसे बोल सकता है। फिर बोंगचुल आगे बढ़ता है और एफ रैंक हंटर बैग्स उठाते हुए बताता है कि वो हैवीएस्ट लगेज उठाएगा। कहता है कि वो एफ रैंक है लेकिन अवेकेंड है, जो कॉम्बैट में यूजलेस हो सकता है, लेकिन बैग्स आसानी से उठा सकता है। कांगजोन उसकी बात को अग्री करते हुए बैग हैंड ओवर करता है। फिर कांगजोन के घूरने पर
वो हंटर पूछता है कि कांगजोन उसे इस तरह क्यों स्टार कर रहा है। कांगजोन सीरियसनेस के साथ एडवाइस देता है कि आज पैसा कमाना है, इसलिए कोई ट्रबल नहीं चाहिए, जिससे हंटर कंफ्यूज्ड हो जाता है। कांगजोन शार्प गेज देता है और हंटर को कहता है कि आज उसे कम से कम एंड तक वीक और नाइव होने का एक्ट करना है। वो कोल्डली कहता है कि सिर्फ लगेज उठाओ और क्वाइटली वापस जाओ। फिर वो डोल्सो से चलने को कहता है और डोल्सो अग्री करता है। एंट्रेंस ऑफिस पहुंचते ही कांगजोन इंटरनली सोचता है कि क्या ये एंट्री प्रोसीजर है। डेस्क के पीछे बैठा एम्प्लॉई बोंगू से बोलता है कि उनका रिजर्वेशन कंफर्म है गुरो डिजिटल कॉम्प्लेक्स स्टेशन के पास वाले गेट के लिए और वो अब अंदर जा सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉई चेतावनी देता है कि भले ही ये डी रैंक गेट है, हाल ही में यहाँ कई फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं। बोंगू चिंतित होकर वही शब्द दोहराता है तो एम्प्लॉई बताता है कि इसे अब इन्वेस्टिगेशन साइट घोषित किया गया है और कहता है कि डिफिकल्टी ज्यादा नहीं है, लेकिन वजह अब तक अननोन है, इसलिए सावधान रहें। बाहर ग्लोइंग पर्पल गेट दिखाई देता है। सभी पार्टी मेंबर्स गेट में एंटर करने के लिए गेट के आगे खड़े होते हैं। बोंगू, बोंगचुल और एफ रैंक हंटर गेट के अंदर जाते हैं। कांगजोन डोल्सो से कहता है कि अब उन्हें भी जाना चाहिए और डोल्सो सहमति में जवाब देता है। दोनों भी गेट में एंटर करते हैं। अंदर पहुंचते ही कांगजोन के सामने काला वॉइड फैल जाता है, जिसमें सिस्टम इंटरफेस दिखाई देता है। उस पर लिखा आता है प्लेयर इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, प्लेयर्स की कॉम्बैट स्ट्रेंथ डिटरमिन हो रही है, प्लेयर्स की अचीवमेंट्स लोड हो रही है और प्रोग्रेस परसेंटेज बढ़ता जाता है। फिर दो फाइनल मैसेजेस दिखते हैं कि प्लेयर की फिजिकल एबिलिटीज स्टैंडर्ड को एक्सीड करती है, इसीलिए एक्यूरेट मेजरमेंट लोड नहीं हो सका और प्लेयर इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद टीम खुद को एक डार्क और डरावने जंगल में पाती है। बोंगचुल कहता है कि इस गेट में कुछ गड़बड़ लग रही है और बोलता रहता है कि क्या उन्हें नहीं बताया गया था कि यहाँ अनडेड टाइप मॉन्स्टर्स आएंगे। बोंगू पुष्टि करता है और कहता है कि उन्हें जल्दी खत्म करना होगा। कांगजोन चुपचाप उनके पीछे चलता है। तभी उसके सामने एक विशाल ब्लू सिस्टम विंडो खुलता है। उस पर लिखा है कि प्लेयर का नेम ली कांगजोन है, क्लास नेक्रोमांसर है और लेवल 1 है। नीचे उसके टाइटल्स और स्टैट्स सब क्वेश्चन मार्क्स से भरे हुए दिखाई देते हैं। विंडो बताती है कि उसका लेवल बहुत लो है, इसलिए फॉलोअर्स समन नहीं हो सकते। कांगजोन खुद से सोचता है कि ये क्या बकवास है। वो गहराई से विंडो देखता है और झुंझलाकर सोचता है कि लेवल 1 होना पूरी तरह बेहुदा है। उसे लगता है कि उसकी ताकत को कोई माप भी नहीं सकता। फिर यह सिस्टम कैसे करेगा? वो डिवाइन पावर के अर्थ पर सोचता है, फिर टाइटल्स की तरफ ध्यान देता है। वो मानता है कि शायद एब्सोल्यूट नेक्रोमांसर का टाइटल उसे तब मिला जब उसकी ब्लैक मैजिक 9th सर्कल पर पहुंची थी। डिमेंशन इन्वेडर देखकर सोचता है कि शायद वो तब मिला जब उसने कई डिमेंशंस को अर्थ लौटने के दौरान अनजाने में संकट में डाल दिया था। डीमन स्लेयर देखकर याद करता है कि शायद उसने लाखों डीमंस को मारा था और ड्रैगन स्लेयर टाइटल उसे उस वक्त मिला होगा जब उसने ड्रैगन को खत्म किया था। फिर द वन हु प्लंडर्ड द वर्ल्ड ट्री देखकर हंसता है, याद करते हुए कि उसने स्पिरिट वर्ल्ड से वो डिवाइन ट्री सिर्फ इसीलिए लिया था क्योंकि उसका पैलेस गार्डन खाली लग रहा था। उसे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी सूख जाएगा। कांगजोन फॉलोअर सेक्शन देखता है और समझता है कि लेवल बढ़ने पर वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉलोअर्स समन कर सकेगा। वो मुस्कुराता है और सोचता है कि अगर क्रेम्सले के अलावा वो इंपीरियल कोर्ट के मिनिस्टर्स, पैलेस, ट्रेजरी और मिलिट्री हेड्स को भी अर्थ पर बुला सके तो कितना कन्वीनियंट होगा। उसी वक्त बोंगचुल कांगजोन पर चिल्लाता है कि वो ध्यान भटकाकर उनकी जान जोखिम में डाल रहा है। फिर ग्रुप आगे चलते हैं। घना अंधेरा जंगल, सामने 3 हंटर्स और पीछे कांगजोन और डोल्सो की धीमी चाल। बोंगचुल घृणा भरी नजर से आसपास देखता है और कहता है कि ये जगह कितनी गंदी और भद्दी है। बोंगू सहमति में सिर हिलाता है, ये कहते हुए कि उन्हें जल्दी से ये खत्म कर यहां से निकल जाना चाहिए। एफ रैंक हंटर पीछे मुड़कर कांगजोन और डोल्सो की तरफ देखता है तो कांगजोन सोचता है कि क्या उन्हें बस उनके पीछे चलते रहना चाहिए। डोल्सो यानी क्रेम्सले धीरे से कांगजोन के पास झुककर फुसफुसाता है कि ये जगह हैरान कर देने वाली तरह से आरामदायक लग रही है। वो जोड़ता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है मानो उसका थका हुआ शरीर और मन फिर से ताजा हो रहा हो। कांगजोन हल्के से जवाब देता है कि अच्छा है। वो चारों ओर डेंस जंगल को देखता है और सोचता है कि यहाँ तो अनडेड टाइप मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे। उसके मन में आता है कि ये जगह कुछ कुछ डेडलैंड्स जैसी लग रही है, वही फॉरबिडन एरिया जो एनेक्स कॉन्टिनेंट पर हुआ करती थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, मानो उसे लंबे समय बाद किसी चीज में रिफ्रेशिंग एहसास हुआ हो। अचानक बोंगू हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा करता है। बोंगू तुरंत तैयार हो जाता है और उसके हाथों में नीली चमकती एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। बोंगचुल कहता है कि अब काम शुरू करने का वक्त आ गया है और बोंगू दृढ़ता से सिर हिलाता है। ठीक उनके सामने स्केलेटन मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं जो हर डायरेक्शन में गार्ड कर रहे होते हैं। बोंगू अपनी मैजिकल एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक मैजिकल क्रिस्टल बनाता है। वो स्केलेटन मॉन्स्टर्स की ओर देखता है और ताकत से मैजिकल क्रिस्टल को स्केलेटन्स पर फेंकता है।
हमला जोरदार धमाके के साथ स्केलेटन्स को चीर कर निकल जाता है। इस अटैक से दूसरे स्केलेटन्स अलर्ट हो जाते हैं। कांगजोन उस मैजिक एक्सप्लोजन को हल्के उत्साह से देखता है। मैजिक एनर्जी लगातार स्केलेटन्स पर टूट पड़ती है। कांगजोन चुपचाप बैटल का इंस्पेक्शन करता है और सोचता है कि ये सब देखने में इंटरेस्टिंग है। इसी बीच बोंगचुल अपनी बड़ी शील्ड उठाकर हमले रोकता है और कई स्केलेटन्स को गिरा देता है। थोड़ी देर बाद जब लड़ाई खत्म होती है तो जमीन हड्डियों और टुकड़ों से भर जाती है। बोंगू राहत की सांस लेकर कहता है कि शायद बस इतना ही था, फिर आदेश देता है कि पहले माना स्टोन्स इकट्ठे करो, फिर आगे बढ़ेंगे। कांगजोन, डोल्सो और एफ रैंक हंटर टूटे हुए कब्रों और बिखरी हड्डियों के बीच से चमकते पर्पल पत्थर इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन तभी जमीन फिर से हिलती है और नई स्केलेटन्स की लहर हमला कर देती है। बोंगचुल गुस्से में चिल्लाता है कि क्या ये खत्म नहीं होंगे और बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। वो शील्ड से वार रोकता है और सामने के स्केलेटन पर गुस्से से चिल्लाता है कि उसकी नजरों से दूर हो। कांगजोन शांत लहजे में चेतावनी देता है कि उसे इस बार सावधान रहना चाहिए। ये सुनकर बोंगचुल चिढ़कर पूछता है कि उसका मतलब क्या है और कांगजोन जवाब देता है कि इनमें आर्चर्स भी हैं। बोंगचुल रिडिक्यूल भरे स्वर में कहता है कि ये सब बकवास है और तभी एरोज की बौछार उसकी ओर आती है। वो बड़बड़ाते हुए शील्ड ऊपर उठाता है मगर तीरों की चोट से शील्ड हिल जाती है। बोंगू और बोंगचुल दोनों शॉक में खड़े रह जाते हैं। उसी पल एक तीर सीधा कांगजोन के चेहरे की ओर आता है, लेकिन कांगजोन बिना हिले उसे हवा में आसानी से पकड़ लेता है। वो एरो को देखता है और हल्की झुंझलाहट से बुदबुदाता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये देखकर बोंगू हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसने ऐसा कैसे किया, जबकि बोंगचुल कहता है कि वो बस लकी निकला। फिर कांगजोन गुस्से में उनकी ओर मुड़ता है और उन्हें ध्यान न देने के लिए डांटता है। वो कमांडिंग स्वर में कहता है कि उनकी लापरवाही से वो लगभग मर ही गया था। बोंगू कांगजोन को ध्यान से देखता है और मन में सोचता है कि क्या वो सच में मरने वाला था। फिर महसूस करता है कि ऐसा नहीं था। वो नीचे गिरे एरो को देखता है और सोचता है कि क्या ये सच में सिर्फ लक थी। इसी बीच और स्केलेटन्स हमला कर देते हैं। बोंगू आदेश देता है कि पहले इन मॉन्स्टर्स को खत्म किया जाए और बोंगचुल भी साथ देता है, कहता है कि इन्हें खत्म करना जरूरी है। बोंगू अपनी मैजिकल एनर्जी एक्टिवेट करता है जबकि बोंगचुल डिफेंस स्टैंस में शील्ड पकड़कर डटा रहता है। दोनों हंटर्स आगे बढ़कर स्केलेटन से भिड़ते हैं। पीछे डोल्सो दर्द से सिर पकड़ता है और कराहते हुए अपने मास्टर को पुकारता है। उस वक्त कांगजोन उसके साथ एक रॉक पेपर सिजर्स खेल खेल रहा होता है। वो कहता है कि इस बार वो रॉक फेंकने का सोच रहा है, लेकिन शायद मन बदल दे, जबकि डोल्सो उससे मिन्नत करता है कि ये खेल बंद करे। कांगजोन पूछता है कि वो क्यों नहीं खेलना चाहता, मगर डोल्सो शिकायत करता है कि हर बार वही पिटता है और कहता है कि इससे अच्छा तो उसे मार देना बेहतर होगा। पीछे खड़ा एफ रैंक हंटर ये सब चुपचाप देखता है। वो सोचता है कि ये आदमी कांगजोन उसे कुछ देर से परेशान कर रहा है। उसे कांगजोन की पहले की चेतावनी याद आती है कि उसे अपना एक्ट जारी रखना है। वो महसूस करता है कि कांगजोन ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे उसे कुछ पता हो और सोचता है कि क्या ये आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरो से जुड़ा है। इसी दौरान कांगजोन फिर से डोल्सो से पूछता है कि इस बार वो क्या फेंकेगा, लेकिन डोल्सो रिक्वेस्ट करता है कि वो ईमानदारी से खेले। एफ रैंक हंटर सिर हिलाता है और सोचता है कि ब्यूरो ऐसे पागल लोग नहीं भेज सकता। वो पीछे मुड़ता है और गंभीर चेहरे के साथ सोचता है कि वे अब मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। आगे बोंगचुल आखिरी स्केलेटन को खत्म करता है और कहता है कि शायद यही आखिरी था। बोंगू पुष्टि करता है कि आखिरकार सब खत्म हुआ। वो कहता है कि सबने मेहनत की और अब वापस चलना चाहिए। अचानक एफ रैंक हंटर चौंक कर चिल्लाता है और पूछता है कि वो सामने क्या देख रहा है। सब उसकी दिशा में देखते हैं। धुंध के पार दूर कहीं किसी पुराने मॉनेस्ट्री या कासल की इमेज दिखती है। उसी वक्त बोंगू के सामने एक नीली सिस्टम विंडो उभरती है, जिस पर लिखा आता है कि हिडन डंजन अनलॉक्ड हो गया है और डीमन वर्शिपर्स मॉनेस्ट्री अनलॉक्ड हो गया है। बोंगू हैरानी से सोचता है कि क्या ये सच में कोई हिडन डंजन है, और उसके दिमाग में एक चमक उठती है। वो जानता है कि ऐसे डंजन वही जगह होते हैं जहां लोग जैकपॉट मारते हैं, जहां प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स, रेयर मैजिक बुक्स और वो ट्रेजर्स मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। कभी कभी तो ऐसे डंजन में एलिक्सर्स भी छिपे होते हैं। बोंगू का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। वो अब सिर्फ एक ही चीज चाहता है, एक एलिक्सर ढूंढना, वही दवा जो उसकी मां को कोमा से जगा सकती है। वो याद करता है कि ऑक्शंस में ऐसे एलिक्सर्स कितने एक्सेसिव दामों में बिकते हैं, इतने कि वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसे एहसास होता है कि अगर उसे एक खुद मिल जाए तो यही उसका एकमात्र मौका है। वो अंदर ही अंदर ठान लेता है कि अब पीछे नहीं हटेगा और ऊंची आवाज में सबसे पूछता है कि हिडन डंजन के बारे में क्या करना चाहिए। बोंगचुल सिस्टम विंडो को देखता है और कहता है कि उसने पहली बार ऐसा कुछ सामने देखा है। वो सोचता है कि अगर ये रिपोर्ट किया गया तो ब्यूरो बस थोड़ा रिवॉर्ड देगा और सारे राइट्स अपने पास रख लेगा। बोंगू सुझाव देता है कि जब वो यहां तक आ ही गए हैं तो क्यों ना इसे खुद खत्म किया जाए। बोंगचुल शक में पड़ जाता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि उनकी ये टीम इसे पूरा कर पाएगी, और साफ कह देता है कि असली पावर तो बस उन्हीं दो में है।
बोंगू उसे मनाने की कोशिश करता है कि अब वे काफी स्ट्रांग हो चुके हैं और ये गेट अभी भी डी रैंक के अंदर है, इतना डेंजरस नहीं होना चाहिए। बोंगचुल की आंखों में ग्रीड चमक उठती है। वो सोचता है कि अगर इस बार अच्छा प्रॉफिट हुआ तो वो हमेशा के लिए रिटायर हो सकता है। फिर वो तीनों पोर्टर्स कांगजोन, डोल्सो और एफ रैंक हंटर की तरफ मुड़ता है और उनकी राय पूछता है। कांगजोन पूछता है कि क्या ये ओवरटाइम माना जाएगा और अगर हाँ तो ओवरटाइम पे कितना होगा। बोंगचुल अपना हाथ उठाता है और 5 उंगलियां दिखाकर कहता है कि वो यूजुअल से 5 गुना पे देगा, लेकिन साथ ही चेतावनी देता है कि रिस्क भी उतना ही बढ़ेगा। कांगजोन जल्दी जल्दी हिसाब लगाता है। 3 लाख वॉन का डेली वेज अब 1,500,000 वॉन हो जाएगा। कांगजोन तुरंत खुशी से मान जाता है और एफ्रैंक हंटर थोड़े डर के साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। बोंगचुल सिर हिलाता है और कहता है कि डील तय हो गई और रेड शुरू होने की घोषणा करता है और बोंगू हामी भरता है। तीनों पोर्टर्स हंटर्स के पीछे चलते हैं और जैसे जैसे वे उस गॉथिक स्टाइल मोनेस्ट्री के पास पहुंचते हैं, एफ रैंक हंटर के चेहरे से एक ठंडी डरावनी ऑरा हवा में फैलती है। बोंगू धीरे से कहता है कि इस गेट में सच में कोई डरावनी एनर्जी है और फिर आगे बढ़कर घोषणा करता है कि वो सबसे पहले अंदर जाएगा। टीम विशाल दरवाजों से अंदर एंटर करती है। कांगजोन नोटिस करता है कि अंदर बहुत अंधेरा है। बोंगू सिर हिलाते हुए कहता है कि सबको सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। वे कुछ ही कदम चलते हैं कि अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगता है। बोंगू चिल्लाता है कि दरवाजा बंद हो रहा है और बोंगचुल घबराकर पीछे मुड़ता है और सोचता है कि क्या वे फंस गए हैं। दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाता है। ये देखकर बोंगचुल खुद दरवाजे को धक्का देने के लिए पीछे दौड़ता है, लेकिन वो हिलता तक नहीं। गुस्से में वो दरवाजे पर मुक्का मारता है और समझ जाता है कि जब तक ये जगह मॉन्स्टर से साफ नहीं होती तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। बोंगू शांत होकर याद दिलाता है कि वे तो शुरुआत से ही इसे पूरा करने आए थे। कांगजोन अंदर ही अंदर सोचता है कि वर्स्ट केस में ये बस एक बैरियर स्पेल है जिसे वो चाहे तो तोड़ सकता है और कहता है कि अब चलने का वक्त है। ग्रुप एक लंबे अंधेरे कॉरिडोर से गुजरता है जिसकी दीवारों पर अजीब कार्विंग्स बने हैं। बोंगू धीरे से कहता है कि ये अजीब है कि अब तक कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा। अचानक बोंगू रुकता है और सबको रुकने का इशारा करता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है और बोंगचुल भी शॉक में नजर आता है। उनके सामने एक विशाल हॉल दिखाई देता है। चारों तरफ बिखरे हुए डेड बॉडी और खून के धब्बे, जैसे यहाँ कोई भयानक जंग हुई हो। बोंगचुल बुदबुदाता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा जो वो देख रहा है। बोंगू कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को खत्म कर गए हों। तभी एफ्रैंक हंटर चिल्लाकर सबका ध्यान एक ओर खींचता है। हॉल के आखिर में एक ब्लड से सना ऑल्टर खड़ा है जिस पर एक पंखों वाले विशाल डीमन की स्टैट्यू बैठी है। कांगजोन शांत स्वर में सोचता है कि आखिर इस जगह पर क्या हो रहा है और उसे एहसास होता है कि उसने ऐसा इमेज कहीं पहले भी देखा है। बोंगू ऑल्टर की कार्विंग्स देखता है और बोंगचुल बताता है कि ये किसी दूसरी दुनिया की भाषा लगती है। कांगजोन डोल्सो को आदेश देता है कि इसे ट्रांसलेट करे। डोल्सो आगे बढ़ता है और इंस्क्रिप्शंस का स्टडी शुरू करता है। वो बताता है कि ये डीमन वर्ल्ड की लैंग्वेज में लिखे हैं। बोंगचुल पूछता है कि क्या वो इन्हें पढ़ सकता है और डोल्सो मोनोकल सीधा करते हुए कहता है कि वो इंस्क्रिप्शंस को जोर से पढ़ेगा। वो पहला हिस्सा पढ़ता है जिसमें लिखा है कि ट्रायल पास करना होगा और अपनी वर्थ साबित करनी होगी। डोल्सो इधर उधर बिखरी लाशों को देखता है और समझाता है कि ट्रायल का मतलब शायद उन मॉन्स्टर्स से लड़ना था जो यहाँ गार्ड कर रहे थे, और अब जब सब मर चुके हैं तो इसका मतलब है कि ट्रायल पहले ही पूरा हो चुका है। डोल्सो आगे पढ़ता है जहां लिखा है कि फेथ और लॉयल्टी साबित करने के लिए 10 जीवित आत्माओं की बलि ऑल्टर पर चढ़ानी होगी। बोंगचुल घृणा से कहता है कि ये कैसा पागलपन है। डोल्सो कामली आगे पढ़ता रहता है। उस प्लाक में लिखा है कि हेल के गार्डियन की डिसेंट होगी और जो भी उसे झुककर अपॉलॉजी मांगेगा सिर्फ वही जीवित लौट पाएगा। डोल्सो ऑल्टर की ओर एडमिरेशन से देखता है और उसे ये फैसिनेटिंग लगती हैं। वो बताता है कि ये ऑल्टर एक समनिंग स्पेल से एन्चांटेड है, इतना शक्तिशाली कि किसी हाई लेवल डीमन को भी बुला सके। बोंगचुल गुस्से में चिल्लाता है, उसे पागल बूढ़ा कहता है और ऐसी बातों पर यकीन करने से इनकार करता है। डोल्सो शांत स्वर में पास की कैंडल्स दिखाता है और बताता है कि वहां की सिंबल्स फायर ऑफ हेल को दर्शाती हैं। वो समझाता है कि ये इटर्नल फ्लेम है जो लाइफ फोर्स पर पलती है और डीमंस को समन करने के लिए ये एक कॉमन कैटलिस्ट होती है। डोल्सो बताता है कि हर फ्लेम एक व्यक्ति की लाइफ लेती है और ऑल्टर पर 9 कैंडल्स पहले से जल रही हैं। इसका मतलब है कि 9 बलियां दी जा चुकी हैं। बस एक और लाइफ, फिर रिचुअल पूरा हो जाएगा। बोंगचुल पूछता है कि क्या ये सब किसी डीमन को बुलाने और उससे दया की भीख मांगने का तरीका है, और डोल्सो पुष्टि करता है कि प्लाक में यही लिखा है। बोंगचुल घबराते हुए ताना मारता है कि क्या सब सच में इस बात पर विश्वास कर रहे हैं। तभी एफ्रैंक हंटर आगे बढ़ता है और उसका चेहरा गहरा पड़ चुका है। वो कहता है कि अब फैसला लेने का वक्त आ गया है और बोंगचुल उलझन में पूछता है कि उसका मतलब क्या है। एफ्रैंक हंटर की आवाज भारी हो जाती है। वो कहता है कि टाइम आ गया है और अब उनमें से एक को मरना होगा।
बोंगचुल घबराकर पीछे हटता है और समझ नहीं पाता कि एफ रैंक हंटर की आंखों में वो नजर क्यों है। और फिर एफ रैंक हंटर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। बोंगचुल गुस्से में चिल्लाता है, उसे घटिया इंसान कहता है और कहता है कि ये हंसी का वक्त नहीं। बोंगू डर के मारे पीछे हटता है। एफ रैंक हंटर सरकास्टिकली माफी मांगता है और कहता है कि सबके डरे हुए चेहरे इतने पैथेटिक लग रहे थे कि हंसी रोक नहीं पाया। फिर वो ठंडी आवाज में कहता है कि अब टाइम आ गया है तय करने का, अगला सैक्रिफाइस कौन होगा, कौन है इस टीम का सबसे बेकार इंसान। बोंगू प्रोटेस्ट करता है और जोर देकर कहता है कि अगर ध्यान से खोजा जाए तो सबको जिंदा बाहर निकालने का कोई रास्ता जरूर होगा। वहीं बोंगचुल मन में सोचता है कि ये आदमी शायद पागल है और ये भी जोड़ देता है कि अगर किसी को मरना ही है तो वो वही होना चाहिए जिसने जिंदगी काफी जी ली हो। उसकी निगाह धीरे धीरे घूमकर डोल्सो पर टिकती है। डोल्सो उस नजर को महसूस करता है और मन ही मन सोचता है कि शायद जिसने काफी जी लिया वाली बात उसी के लिए कही गई है। फिर उसे याद आता है कि वो इंसान तो है ही नहीं और डरते हुए सोचता है कि कहीं वो इशारा उसके मास्टर की तरफ तो नहीं, उस कांगजोन की ओर जो 300 साल से जिंदा है। डोल्सो हल्की आवाज में अपने मास्टर को रिपोर्ट देता है कि वो लोग मास्टर को निशाना बना रहे हैं। कांगजोन शांत चेहरे से उसकी ओर देखता है और बताता है कि बात डोल्सो की हो रही है। डोल्सो हैरान होकर पूछता है कि क्या सच में उसकी बात हो रही है। कांगजोन फिर से शांत लहजे में स्वीकार करता है कि हाँ वही है। फिर वो कहता है कि उसे चुप रहना चाहिए और डोल्सो बिना कुछ बोले उसकी इच्छा के आगे झुक जाता है। उसी वक्त बोंगू जोर से चिल्लाता है कि किसी को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सबके बचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बोंगचुल गुस्से में बोंगू पर बरसता है कि वो अब भी संत बनने का एक्ट कर रहा है और ये भी जोड़ देता है कि अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो सब यहीं फंसकर मर जाएंगे। वो गुस्से में बोलता है कि ये सब बोंगू की वजह से हुआ जिसने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन बोंगू उसे शांत करने की कोशिश करता है कि सही या गलत पर बहस करने से कुछ नहीं बदलेगा। बोंगचुल नफरत भरी नजर से देखता है और कहता है कि अगर वो आखिर तक ये ढोंग निभाना चाहता है तो उसे ही मरना चाहिए। बोंगू हैरान होकर पूछता है कि उसका मतलब क्या है, जिस पर बोंगचुल तंज कसता है कि क्या उसे सच में समझ नहीं आया। अचानक दोनों एफ रैंक हंटर की तरफ नजर घुमाते हैं, जो पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है कि ये तमाशा कितना मजेदार है, लोग जब घिर जाते हैं तो अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। बोंगचुल गुस्से में उसकी ओर मुड़कर पूछता है कि उसे क्या हो गया है। एफ रैंक हंटर मुस्कुराता है और कहता है कि अब और झगड़ने की जरूरत नहीं, मामला साफ हो चुका है। फिर वो अपना असली चेहरा दिखाता है कि उसका इरादा शुरू से ही सबको मारने का था। उसके हाथ के चारों तरफ डार्क एनर्जी का माना बनने लगता है और एनर्जी की रिएक्शन जमीन के बॉडी पर साफ दिखती है। डार्क एनर्जी रिएक्शन से जमीन से स्केलेटन्स उठ खड़े होते हैं। बोंगचुल डर से कांप उठता है और समझ जाता है कि वो एक नेक्रोमांसर है। नेक्रोमांसर जो पहले एफ रैंक हंटर का एक्ट कर रहा था, डेविलिश मुस्कान देता है और कहता है कि आखिरकार सबने उसकी असली पहचान देख ली। फिर वो बताता है कि वो एंटी मैनेजमेंट ब्यूरो अलायंस से जुड़ा हुआ एक हंटर किलर है और बोंगचुल को कहता है कि वो गार्बेज रैंक का नहीं बल्कि ए रैंक का है। बोंगचुल अलायंस का नाम सुनते ही चौंक जाता है और याद करता है कि ये वही लोग हैं जो हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो के उलट हैं और मानते हैं कि जिनके पास पावर्स हैं उन्हें ही वेल्थ और अथॉरिटी पर हक होना चाहिए। उसे एहसास होता है कि ये आदमी उन हंटर्स को ट्रिक करके मारते हैं जो मैनेजमेंट ब्यूरो के साथ जुड़े हैं। वो नेक्रोमांसर द्वारा बुलाए गए स्केलेटन्स की फौज को देखता है और अंदाजा लगाता है कि उनकी नंबर्स 20 या 30 तक हो सकती है और अब उन्हें एक ए रैंक किलर का सामना भी करना है। बोंगचुल कहता है कि विनिक का कोई चांस नहीं है और घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन बोंगू गुस्से में चिल्लाता है कि कम से कम लड़ने की कोशिश तो करनी चाहिए। नेक्रोमांसर हाथ बढ़ाता है, गिरे हुए बोंगचुल का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे अपनी किस्मत मान लेनी चाहिए और ग्रेट काज के लिए बलिदान देना चाहिए। तभी कांगजोन आगे बढ़ता है और वो कहता है कि अब उसे रुक जाना चाहिए। वो बताता है कि इन लोगों को अभी मारना थोड़ी परेशानी का कारण बनेगा क्योंकि उसने अभी तक अपनी पेमेंट रिसीव नहीं की है। कांगजोन नेक्रोमांसर को याद दिलाता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि अंत तक नाटक जारी रखना बेहतर होता। जब नेक्रोमांसर पूछता है कि क्या वो मैनेजमेंट ब्यूरो से है, कांगजोन मना करता है, लेकिन नेक्रोमांसर जिद करता है कि वो कहां से है। कांगजोन सहज स्वर में कहता है कि वो सिलिम डोंग के अपने घर से आया है। नेक्रोमांसर समझ जाता है कि कांगजोन कुछ नहीं बताने वाला, फिर पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। कांगजोन ताना मारते हुए कहता है कि वो सीधे सिलिम स्टेशन से बस पकड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया है। नेक्रोमांसर को जवाब बेकार लगता है, लेकिन कांगजोन कहता है कि वो वैसे भी शिकायत करता, जवाब मिले या न मिले। फिर वो बात बदलता है और नेक्रोमांसर से पूछता है कि उसने डीमन समन करने का प्लान क्यों बनाया। नेक्रोमांसर बताता है कि वो मार्बस को बुलाना चाहता है, 72 महान डीमंस में से एक। कांगजोन उस नाम को दोहराता है जैसे उसे पहले से पहचानता हो। नेक्रोमांसर कहता है कि वो मार्बस को अपनी लॉयल्टी अर्पित करेगा और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, मगर कांगजोन अंदर ही अंदर सोचता है कि अब सब समझ में आ गया। नेक्रोमांसर अपनी बात जारी रखता है कि वो मार्बस की इमेंस पावर लेकर
दुनिया का नया ऑर्डर बनाना चाहता है। लेकिन कांगजोन अपने ही थॉट्स में सोचता है कि उसे काफी देर से लगा था कि इस डीमन की शक्ल कहीं देखी हुई है। फिर कांगजोन अंदर ही अंदर सोचता है कि उसने पहले इन्वेजन में 72 में से ज्यादातर डीमंस को खुद मार दिया था। वो सोचता है कि शायद मार्बस उनमें से एक था जो किसी तरह भाग निकला था। इधर नेक्रोमांसर भी अपनी ही दुनिया में खोया ठंडी दृढ़ता से कहता है कि ग्रेट कॉज के लिए कांगजोन को मरना होगा। वो ब्लैक मैजिक छोड़ता है और कई स्केलेटल और शैडोवी फिगर्स समन करता है। बोंगचुल निराशा से भर जाता है और सोचता है कि वो ऐसी बेवकूफी भरी मौत मरने वाला है। बोंगू सबसे माफी मांगता है और मानता है कि उसकी ग्रीड ने सबको इस हाल में पहुंचा दिया। फिर कांगजोन आगे बढ़ता है और बोंगू के पास से गुजरते हुए कहता है कि मौत एक दिन सबको आएगी, लेकिन आज नहीं। कांगजोन नेक्रोमैंसर की ओर बढ़ता है और ठंडे लहजे में कहता है कि अगर बोंगू मरना चाहता है तो पहले उसकी मजदूरी चुका दे। जैसे ही उसकी बात खत्म होती है, एक विशाल ब्लैक पर्पल माना की लहर पूरे हॉल में फैल जाती है। ये देखकर बोंगू पूरी तरह शॉक में पड़ जाता है। नेक्रोमांसर भी सदमे में उसे देखता है और समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे संभव है। वो डर से कांप उठता है क्योंकि कांगजोन की ब्लैक मना उसकी अपनी से मिलती जुलती है, लेकिन उसकी लेवल कई गुना ज्यादा है। नेक्रोमांसर की आंखें फैल जाती हैं और उनमें कांगजोन की इमेज चमकती है। कांगजोन के पीछे एक विशाल हॉरिफाइंग शैडो उभरती है, मानो मौत खुद उसके पीछे खड़ी हो। नेक्रोमांसर पैनिक में चीख उठता है और समझ जाता है कि उसके सामने डेथ खड़ा है। डर के मारे वो गिर पड़ता है और बस एक ही ख्याल उसके दिमाग में घूमता है कि उसे भागना होगा। उसी मोमेंट कांगजोन गूंजती आवाज में क्रेम्सले को पुकारता है और आदेश देता है कि सम्मान की तैयारी शुरू करो। डोल्सो की आंखें लाल चमक उठती हैं और वो भारी स्वर में अनाउंस करता है एक इरेगुलर कैटास्ट्रोफी के आगमन की। फिर उसकी आवाज और तेज हो जाती है और सबको इंपोजिंग ऑर्डर देता है कि हिज मैजेस्टी द एम्परर को रिस्पेक्ट दिखाओ। उसकी अनाउंसमेंट का अंत फ्राइटेंड नेक्रोमांसर की ओर होता है। चारों तरफ ब्लैक डिमोनिक एनर्जी का भंवर उठता है और स्केलेटन्स एक एक कर घुटनों पर गिरते हैं। सीन ठहर जाता है और पीक सिनेमा में पहुंच जाती है। सब स्केलेटन्स जमीन पर घुटनों के बल कांगजोन को अटमोस्ट रिस्पेक्ट दिखाते हैं और क्रेम्सली भी अपने मास्टर के सामने झुकता है। बोंगू पूरे शौक में उस सीन को देखता है और मन में सवाल उठाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसी बीच वो नेक्रोमांसर, जो अब तक खुद को एफ रैंक हंटर दिखा रहा था, कांगजोन के सामने माफी मांगते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा है। कांगजोन के चारों तरफ डार्क एनर्जी का ऑरा घूमती है और वो शांत लहजे में कहता है कि सच कहूं तो उसने भी हमेशा बस एक नॉर्मल जिंदगी ही चाही थी। कांगजोन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, घुटनों के बल बैठे उस नेक्रोमांसर के सामने जाकर झुकता है और बोलता है कि वो हमेशा एक सिंपल शांत जिंदगी चाहता था, ऐसी जिसमें किसी का ध्यान न जाए। फिर वो नेक्रोमांसर का चेहरा पकड़ता है, उसे ऊपर देखने पर मजबूर करता है और हल्की तंज भरी मुस्कान के साथ कहता है कि वो जिस तरह अपनी इच्छा को नोबल दिखा रहा है वो मजेदार है। अचानक कांगजोन की आंखें लाल चमकने लगती हैं, जिनमें एक अजीब सा सिंबल घूमता दिखाई देता है, बिल्कुल इटाची की शारीन गन की तरह, और वो इमेज सीधे नेक्रोमांसर की डरी हुई आंखों में उतरता है। डोल्सो समझ जाता है कि उसके मास्टर ने अपना मिस्टिक आइज एक्टिवेट कर दिया है। वो बताता है कि ये एक हाई लेवल इल्यूजन टेक्निक है, जो भी उसकी नजरों में देख लेता है वो नाइटमेयर जैसी विजन्स में फंस जाता है। डोल्सो समझाता है कि जितना बड़ा पावर गैप मास्टर और विक्टिम के बीच होता है, उतना ही डरावना हेल उसे नजर आता है। बोंगू अब भी पूरी कंफ्यूजन में है और समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है, जबकि नेक्रोमांसर इल्यूजन के चलते जमीन पर लुढ़कते हुए जोर से चीखता है। बोंगू कांगजोन की ओर देखता है और सोचता है कि ये आदमी आखिर है कौन। फिर कांगजोन अपनी नजर बोंगू की तरफ मोड़ता है और पूछता है कि क्या वो भी नेक्रोमांसर जैसा अंजाम चाहता है। बोंगू डर से कांपते हुए मना करता है। कांगजोन उसे चेतावनी देता है कि अपने वर्ड संभाल कर बोले, और तभी डोल्सो आगे बढ़ता है, अपने मास्टर से अनुमति मांगता है और कहता है कि क्या उन्हें बोंगू को मार देना चाहिए ताकि वो किसी को कुछ न बता सके। बोंगू ये सुनकर पैनिक में आ जाता है। कांगजोन जवाब देता है कि चिंता की बात नहीं, उसने पहले ही उस पर प्रोहिबिशन स्पेल डाल दिया है। डोल्सो सुझाव देता है कि अब उन्हें डीमन समनिंग पर ध्यान देना चाहिए और यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। कांगजोन सहमति में सिर हिलाता है और जोड़ता है कि अगर बुलाया गया डीमन कोऑपरेट नहीं करता तो वो उसे भी खत्म कर देंगे और दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। कांगजोन अपनी नजर नेक्रोमांसर के शरीर पर डालता है और नीलिंग स्केलेटन्स को आदेश देता है कि डीमन समनिंग शुरू करें। स्केलेटन्स तुरंत उठते हैं, नेक्रोमांसर की लाश को ऑल्टर तक घसीटते हैं और उसे बीच में रख देते हैं। उनमें से एक स्केलेटन अपनी तलवार उठाता है और सैक्रिफाइस को मार देता है। 10वीं बलि पूरी होती है। खून हर तरफ बिखर जाता है और बोंगू डर से अपना मुंह ढक लेता है। ऑल्टर पर रखी 10वीं और आखिरी कैंडल जल उठती है। उसी पल ऑल्टर से एक जबरदस्त डार्क एनर्जी फूट पड़ती है जो बोंगू को पीछे धकेल देती है। ऑल्टर के ऊपर एक विशाल पंखों वाला गार्गोइल जैसा डरावना मॉन्स्टर उभरता है
और उसका शरीर कांपता है मानो सदियों की नींद से जागा हो। कांगजोन उस क्रीचर को देखता है और हल्के सैटायर के साथ कहता है कि उसका एंट्रेंस काफी इंप्रेसिव है। उसी टाइम समंड डीमन मार्बस अपने भीतर की यादों में खोया हुआ है। सदियों पहले वो दिन याद करता है जब उसने अपने ही ब्रदर्स के एक्सटर्मिनेशन को अपनी आंखों से देखा था। कुछ ही बचे थे जो रेल्म्स में भागकर जिंदा रह पाए। वो याद करता है कि उस वॉर में अपनी पावर खोने के बाद वो एक कमजोर भगोड़ा बन गया था जो अनगिनत डिमेंशंस में भटकता रहा। लेकिन उसकी एक ही चीज ने उसे जिंदा रखी, बदले की जलती हुई इच्छा। वो गरजता है और उसकी आवाज हॉल को हिला देती है। वो पूछता है कि कौन उसकी समनिंग की हिम्मत करता है, कौन उस 72 डीमंस में से एक हेल की गेट कीपर से पैक्ट करने की सोच रहा है। वो कहता है कि ये जगह उसकी पावर फिर से बनाने के लिए परफेक्ट है। वो अनाउंस करता है कि वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा। तभी कांगजोन उसे देखता है और कहता है कि अब उसे याद आ गया कि वो कौन है। मार्बस थोड़ा उलझता है और सोचता है कि ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। कांगजोन हल्की मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या वो वही है जो उस टाइम सबसे पहले भागा था। मार्बस की आंखें डर से फैल जाती हैं और धीरे से बुदबुदाता है कि क्या वो सच में इमॉर्टल है। कांगजोन हल्के सार्केज्म के साथ कहता है कि अगर कोई काफी देर तक जिए तो उसे सबसे फिर मुलाकात हो ही जाती है। वो जोड़ता है कि उसे यहां देखकर थोड़ा मजा आ रहा है। डरा हुआ मार्बस पूछता है कि इमॉर्टल इस बेकार और वीरान डिमेंशन में क्या कर रहा है, और कांगजोन सहज लहजे में जवाब देता है कि ये उसकी होम टाउन है। मार्बस तुरंत अपनी बात बदल देता है और कहता है कि ये वाकई बहुत शानदार डिमेंशन है, लेकिन भीतर से वो सोचता है कि वो मरने वाला है। उसे याद आता है कि पिछली बार जब 72 डीमंस सब मिलकर लड़े थे तब भी वो कुत्तों की तरह हार गए थे, और इस हालत में वो अकेले इमॉर्टल का सामना नहीं कर सकता। मार्बस ने तय किया था कि जैसे ही कांगजोन का ध्यान हटे वो भाग जाएगा। उसने सोचता था कि वो अपने बचे हुए भाइयों को फिर से इकट्ठा करेगा और बदला जरूर लेगा। प्रेजेंट में वो अपने घुटनों टेकता है और झुककर कांगजोन को ग्रेट किंग ऑफ डेथ कहकर एड्रेस करते हुए जान की भीख मांगने लगता है। कांगजोन बीच में रोक देता है और कहता है कि वो नॉर्मल तरीके से बोले। मार्बस तुरंत विनम्र होकर कहता है कि वो इस समनिंग रिचुअल में खींचा गया था और उसने कभी इमॉर्टल के होमलैंड में घुसने की इच्छा नहीं की। वो गिड़गिड़ाते हुए वादा करता है कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और किसी दूर डिमेंशन में जाकर शांत जीवन जिएगा। कांगजोन उसकी बात सुनता है और कहता है कि उसने समझ लिया। मार्बस उलझन में उसकी ओर देखता है। कांगजोन दोहराता है कि वो जा सकता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि सुबिन शायद इंतजार कर रही होगी। उन्हें काम खत्म करके घर लौटना चाहिए। मार्बस राहत की सांस लेकर इमॉर्टल का ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है और उसकी ग्रेस को अनंत कहता है। वो पीछे मुड़कर जाने ही वाला होता है कि तभी कांगजोन को अचानक 365 डेज पेरेंटिंग गाइड में पड़ी बात याद आती है कि बच्चों की इमोशनल ग्रोथ के लिए पेट्स बहुत मददगार होते हैं, और जिनका बचपन पेट्स के साथ बीतता है उनका आईक्यू और एम्पैथी दोनों ज्यादा होता है। मार्बस सावधानी से पीछे हट रहा होता है कि तभी कांगजोन उसे कहता है कि रुको। मार्बस डर के मारे वहीं ठिठक जाता है और कांपती आवाज में पूछता है कि अब क्या चाहिए। कांगजोन उसकी तरफ देखता है और बहुत सहजता से आदेश देता है कि वो भौंके। मार्बस सन्न रह जाता है और समझ नहीं पाता कि उसने सही सुना भी या नहीं, मगर कांगजोन फिर से दोहराता है कि भौंको। मार्बस भीतर ही भीतर गुस्से से जलता है और सोचता है कि इमॉर्टल की कैसे इतनी हिम्मत हो सकती है कि उसे ऐसा ऑर्डर दे। डीमन मार्बस शर्मिंदगी से भौंकते हुए कांपता रहता है और सोचता है कि इमॉर्टल ने उसे इतनी ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन में कैसे डाला। कांगजोन उसे ठंडे नजरों से देखता है और कहता है कि और कोशिश करो। आखिरकार मार्बस और जोर से भौंकता है और अपने मन में ठानता है कि आज का ह्यूमिलिएशन वो कभी नहीं भुलाएगा। कांगजोन कहता है कि मार्बस इसमें अच्छा है, और मार्बस अपमानित होते हुए भी कहता है कि ये उसके लिए सम्मान है। कांगजोन क्लियर करता है कि वो इसे तारीफ के रूप में नहीं कह रहा है, लेकिन सच में वो बिल्कुल एक कुत्ते जैसा दिख रहा है। डोल्सो भी हंसता है और सहमति देता है। मार्बस अंदर से आग में जलता है और यकीन नहीं कर पाता कि वो जो 72 डीमंस में से एक है और पूरे डीमन वर्ल्ड में रूल करता था, अब इस सिचुएशन में है। कांगजोन कहता है कि वो पास हो गया और पूछता है कि क्या वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मार्बस कंफ्यूजन में पूछता है कि वो किस रूप में ट्रांसफॉर्म करे। कांगजोन सोचता है कि किस तरह का पपी 3 साल की बच्ची को पसंद आएगा। मार्बस पैनिक में है और सोचता है कि वो डीमंस के भी डीमंस हैं जो पावर और क्रूअल्टी के लिए फेमस है, मगर अगले ही पल वो चबुला कोर्गी बनता है और अपने रूप को देखकर बिलीव नहीं करता कि वो ये कर रहा है। कांगजोन कहता है कि वो क्यूट है लेकिन कुछ ऑफ है, मगर डोल्सो कहता है कि क्या ये पेट डॉग के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। कांगजोन डिसएग्री करता है और कहता है कि वो बहुत वीक दिखता है और उसके लेग्स थोड़े छोटे हैं, इसीलिए मूवमेंट कमजोर हो सकती है। कॉर्गी के रूप में मार्बस सोचता है कि कैसे ये बेवकूफ उसे नीचा दिखा सकते हैं, और वो आज का ह्यूमिलिएशन कभी नहीं भूलेगा और रिवेंज लेगा। कांगजोन ठंडे स्वर में कहता है कि कुछ और ट्राई करो, और ट्रेम्बलिंग मार्बस मान जाता है। वो फ्लफी व्हाइट पोमेरेनियन बनता है। कांगजोन अगला रूप कहता है और वो फिर लॉन्ग हेयर डॉग बनता है। अगला रूप में वो डचसुंड बनता है, मगर कांगजोन अनॉयड होकर अगला रूप दिखाने को कहता है।
मार्बस फिर कोर्गी में लौटता है तो कांगजोन पूछता है कि वो क्या कर रहा है। कांगजोन की आईज नैरो होती हैं और वो अगला रूप दिखाने को कहता है। मार्बस डेस्परेटली एक छोटा डोबरमैन बनता है। कांगजोन कहता है कि ये अब तक का बेस्ट है और डोबरमैन के सिर को पेट करता है। मार्बस इंटरनली आग में जलता है और सोचता है कि कैसे उसे सिर्फ कुत्ते की तरह पेट किया जा सकता है। लेकिन कांगजोन के टच में मार्बस को थोड़ा मजा आता है और वो टेल वैग करना चाहता है। डोल्सो कहता है कि ये मास्टर और प्रिंसेस सोल की टेस्ट के बीच परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज होगा और कहता है कि प्रिंसेस इसे पसंद करेगी। कांगजोन मार्बस को पकड़ता है और बोंगू से ओपिनियन पूछता है। बोंगू अमेज्ड और रिस्पेक्ट से कहता है कि वो वंडरफुल दिख रहा है। कांगजोन कहता है कि अब वापस जाने का समय है और मार्बस को अपने हाथों में लेकर चलता है। मार्बस एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड है लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि क्यों उसे सेटिस्फैक्शन भी हो रहा है। कांगजोन और डोल्सो जाने के लिए टर्न करते हैं, तभी बोंगू उन्हें सर कहकर रोकता है। कांगजोन पूछता है कि वो उसे क्यों बुला रहा है। फिर बोंगू बताता है कि बॉडी कलेक्ट करना बेटर होगा ताकि मैटर स्लीथली हैंडल हो सके। कांगजोन क्लियरेशन मांगता है और बोंगू समझाता है कि ये एंटी मैनेजमेंट ब्यूरो ऑफिस से जुड़ा मेजर इंसिडेंट है और ब्यूरो इसे डीपली इन्वेस्टिगेट करेगा। कांगजोन इंटरनली सोचता है कि वो ट्रबलसम इंसिडेंट्स और अननेसेसरी अटेंशन पसंद नहीं करता। वो बोंगू को कहता है कि वो अमेजिंग था और उसकी लाइफ सेव करने के लिए उसे थैंक्स करता है, जिससे बोंगू कंफ्यूज होता है। कांगजोन उसके शोल्डर को छूकर बताता है कि वो वाकई अमेजिंग है कि उसने एक सिंगल ब्लो में क्रिमिनल को खत्म किया। ये सुनकर बोंगू पसीना पसीना होता है और उसे सारी मैटर समझ में आती है। वो कांपते हुए कहता है कि उसने तो बस वही किया जो जरूरत थी। कांगजोन उसके शोल्डर को पैट करता है और उसकी शार्प एटीट्यूड की अप्रिशिएट करता है। फिर ब्लड स्टेन्ड ऑल्टर पर ग्लोविंग ब्लू पोर्टल खुलता है और सब लोग उस पोर्टल से गुजरते हैं। बाहर बोंगचुल को तुरंत स्ट्रेचर में डालकर हॉस्पिटल की ओर भेजा जाता है। कुछ देर बाद गेट के बाहर बोंगू एक ब्यूरो अधिकारी से बात कर रहा होता है। अधिकारी कहता है कि यह घटना आसमान से बिजली गिरी हो वैसे था, लेकिन खुशी है कि सब सुरक्षित लौट आए। ऑफिशियल बताता है कि बॉडी की आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट आई है और वो एंटी मैनेजमेंट ब्यूरो का किलर था। फिर कहता है कि स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी और बोंगू से एडिशनल टेस्टिमोनी ली जाएगी। ऑफिशियल बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद मीडिया में भी अनाउंसमेंट होगा और बोंगू सोचता है कि क्या ये इंसिडेंट सच में अनाउंस होगा। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर कांगजोन नहीं होता तो वो भी मर चुका होता। ऑफिशियल टॉपिक चेंज करता है और पूछता है कि क्या बोंगू ने रीसेंट सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस किया, जिससे बोंगू कंफ्यूज्ड है। ऑफिशियल बताता है कि रिपोर्ट में लिखा है कि बोंगू ने अकेले हंटर को एलिमिनेट किया। बोंगू नर्वस होकर कहता है कि वो लकी था। ऑफिशियल सलाह देता है कि एक्सेसिव मॉडेस्टी पॉइजन बन सकती है और बताता है कि मरे हुए हंटर किलर पर बाउंटी था, जिससे बोंगू सरप्राइज्ड होता है। ऑफिशियल कंफर्म करता है कि बाउंटी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में था और ब्यूरो लाइकली उसे रिवॉर्ड करेगा। ऑफिशियल एक्साइटमेंट बढ़ाता है और कहता है कि मेजर गिल्ड्स कॉल करेंगे और बोंगू ओवरनाइट स्टार बन जाएगा। वो हेडलाइंस की कल्पना करता है, नेशनल हीरो सी रैंक रूकी बोंगू, जिसने ए रैंक किलर सिंगल ब्लो में एलिमिनेट किया। बोंगू अंदर ही अंदर सोचता है कि मैटर कंट्रोल से बाहर जा रहा है, लेकिन मानता है कि कांगजोन ने सच में उसकी लाइफ सेव की। दूसरी ओर कांगजोन और डोल्सो टटोकबोक की फूड ट्रक पर खड़े हैं। बोंगू डिस्टेंस से फूड एंजॉय करते कांगजोन और डोल्सो को देखता है और सोचता है कि उस पर्सन की ट्रू आइडेंटिटी क्या है। बोंगू सोचता है कि कांगजोन ने ए रैंक किलर को बिना फिंगर उठाए सबड्यू किया। बोंगू याद करता है कि बॉस मॉन्स्टर डेफिनेटली पैथेटिक रूप से अपनी लाइफ के लिए बेक कर रहा था। बोंगू सोचता है कि कांगजोन पोर्टर के डिस्ग्यूज में क्यों है और क्या कांगजोन ब्यूरो से पॉजिटिव है, लेकिन अपनी थॉट डिसमिस करता है क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो उसे भी मार देता। बोंगू अंदर ही अंदर कंक्लूड करता है कि कांगजोन कम से कम एस रैंक है और सोचता है कि भले ही वो उसकी ट्रू आइडेंटिटी गेस न कर पाए, लेकिन उसे कांगजोन का डिसाइपल हर हालत में बनना चाहिए ताकि वो स्ट्रांग बन सके और एलिक्सिर हासिल कर सके। कुछ टाइम बाद बोंगू कांगजोन और डोल्सो को अप्रोच करता है और उन्हें उनके पेमेंट देता है। कांगजोन पूछता है कि क्या उसने ज्यादा पैसे दिया है और बोंगू कहता है कि ये प्रॉमिस से ज्यादा है, लेकिन कांगजोन ने उसकी लाइफ सेव की है। कांगजोन पैसे एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो इसे अच्छे से यूज करेगा और अगर फेट फिर कभी मिलाए तो शायद वो फेवर रिटर्न करेगा। कांगजोन और डोल्सो जाने के लिए टर्न करते हैं, तभी बोंगू उन्हें रोकता है और मील का ऑफर देता है, मगर कांगजोन रिफ्यूज करता है और कहता है कि उसकी फैमिली इंतजार कर रही है और सजेस्ट करता है कि ये किसी और टाइम किया जाए। बोंगू इंटरनली डेस्परेट होकर सोचता है कि वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकता और कांगजोन को बस 30 मिनट के लिए एक ग्लास सोजू के लिए मनाता है। कांगजोन सडन शॉक में मुड़ता है, फिर पूछता है कि क्या उसने सच में सोजू कहा। सोजू की स्पार्कलिंग बॉटल सीन में दिखाई देती है जब बोंगू हेजिटेंट होकर कंफर्म करता है कि हाँ। कांगजोन इंटरनली सोचता है कि हाँ, अर्थ में सोजू एग्जिस्ट करता है। वो याद करता है कि जब वो एनक्स कॉन्टिनेंट का एम्परर था
उसने हर फेमस अल्कोहलिक बेवरेज ट्राई किया, लेकिन किसी का टेस्ट सोजू जैसा नहीं था। उसने सालों तक सोजू का टेस्ट रिक्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैटर उसकी स्किल से बाहर था। प्रेजेंट में कांगजोन बोंगू की प्रपोजल अग्री करता है और कहता है कि वे सोजू साथ में लेंगे। सब लोग ग्रैंडमा के हैंगओवर सूप रेस्टोरेंट में मूव करते हैं। सब सोजू की कप चीयर्स करते हैं। कांगजोन सोजू का शॉट लेता है और महसूस करता है कि यही टेस्ट था जिसकी उसे याद थी। सामने डोल्सो उत्साह से गुगबाब सूप खाता है और कहता है कि ये रियल डील है। सेंसेशन हॉट, डिलिशियस और स्पाइसी है, जैसे लावा में डाइव कर रहा हो। वो अप्रिशिएशन दिखाता है और कहता है कि टेस्ट डिमोनिक और इनडिस्क्राइबेबली गुड है। जबकि बोंगू उन्हें देखता है और सोचता है कि वे ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे उन्होंने 10 साल से सोजू या हैंगओवर सूप टेस्ट ही नहीं किया, और पूछता है कि क्या और मंगाए। कांगजोन और डोल्सो एंथुजियास्टिकली नॉड करते हैं और बोंगू इंटरनली सोचता है कि उन्हें सच में रियल हेल से गुजरना पड़ा होगा। बोंगू रेस्टोरेंट ओनर को कॉल करता है और एक्स्ट्रा सोजू बॉटल और एक और बोल गुगबाप मांगता है। डोल्सो एल्डरली वुमन की तरफ टर्न होता है, उसे मैडम कहता है और उसकी सैक्रिफाइस अप्रिशिएट करता है, लेकिन कहता है कि हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, और रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना केयर करे। ग्रैंडमा ब्लश होकर देखती है और पूछती है कि क्या वो उसे जानता है। फिर कूली कहती है कि अगर फ्लर्टिंग कर रहा है तो बंद करे और बस खाए। डोल्सो कहता है कि किच की चिंता मत करो, और रेड सूप को देखकर सोचता है कि वो इस प्राइसलेस सैक्रिफाइस का एक भी बाइट वेस्ट नहीं करेगा। वुमन इंटरनली सोचती है कि ये आदमी क्या बोल रहा है, और डोल्सो खुद ही इंटरनली कन्विंस्ड है कि उस वुमन ने अपने ब्लड सैक्रिफाइस करके इतना अच्छा डिश बनाया, अभी क्या है। बोंगू नोटिस करता है और इंटरनली सोचता है कि शायद डोल्सो रो रहा है, लगता है कि उसने टफ लाइफ बिताई होगी। मीनवाइल कांगजोन, जो खाना और ड्रिंक में बिजी है, बोंगू की तरफ टर्न करता है और पूछता है कि वो क्यों नहीं खा रहा। बोंगू कहता है कि धीरे धीरे खा रहा है, फिर पोलाइटली करेक्ट करता है कि उसका नाम बोंगू है। कांगजोन कहता है कि उसे सर मत कहो, बस उसे कांगजोन भाई कहो, और बोंगू अग्री करता है। फिर बोंगू कांगजोन से पूछता है कि क्या वो उसे डिसाइपल बना सकता है। कांगजोन अस्टॉनिशमेंट में रिपीट करता है और फिर कोल्ड कैटेगोरिकल रिफ्यूजल करता है। बोंगू डिसअपॉइंटेड लेकिन सरप्राइज्ड नहीं होता और इंटरनली सोचता है कि यही उसने एक्सपेक्ट किया था। वो एक्सप्लेन करता है कि वो एफ रैंक हंटर था, मगर कांगजोन सूप बाउल उठाते हुए इंटरनली सोचता है कि वो सैड स्टोरीज सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन मील के बदले सुन सकता है। बोंगू एक्सप्लेन करता है कि वो हंटिंग क्विट नहीं कर सकता क्योंकि सिस्टर की ट्यूशन, लिविंग एक्सपेंसेस और मदर के हॉस्पिटल बिल्स के लिए पैसे चाहिए। वो ऐड करता है कि मदर को क्योर करने के लिए उसे हीलिंग एलिक्सर चाहिए। कांगजोन सरप्राइज में रिपीट करता है और इंटरनली सोचता है कि अगर वही एलिक्सर है जिसका वो सोच रहा है तो एनक्स के इंपीरियल ट्रेजरी में डजन्स बॉटल्स स्टोर्ड हैं। बोंगू कन्फेशन कंटिन्यू करता है कि एलिक्सर रेयर है, टेंस या हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में बिकता है और मनी से खरीदा नहीं जा सकता। ये सुनते ही कांगजोन सूप पीते हुए अचानक चोक करता है और वायलेंटली कॉफ करते हुए कहता है कि उसे कुछ एलिक्सर लाना चाहिए था। बोंगू पूछता है कि क्या कहा, लेकिन कांगजोन इग्नोर करता है और कहता है कि कुछ नहीं। बोंगू बोलता रहता है और ड्रिंक पोर करता है, एक्सप्लेन करता है कि एलिक्सर पाने का कोई और तरीका नहीं है, इसीलिए उसे खुद ही रेड कंटिन्यू करना पड़ा। और कांगजोन पूछता है, इतने वीक बॉडी के साथ? बोंगू कंफर्म करता है और एक्सप्लेन करता है कि वो कई बार ऑलमोस्ट मर गया और इंजरीज के कारण मंथ्स बेड रिडन रहा, लेकिन फिर भी ट्राई करता रहा और समहाउ सी रैंक में प्रमोट हुआ। कांगजोन कमेंट करता है कि बोंगू की लाइफ नोवेल की मेन कैरेक्टर जैसी है और बोंगू सोचता है कि क्या सच में ऐसा लगता है, और ऐड करता है कि गेट्स अपीयर होने से पहले सभी हैप्पी थे और इसी कारण लास्ट ब्रीथ तक फाइट करना पड़ा। ये कहते हुए बोंगू रोना शुरू करता है। कांगजोन साइलेंटली उसे देखता है और तभी बोंगू कहता है कि उसे जल्दी स्ट्रांग होना होगा क्योंकि उसकी माँ के पास टाइम कम है। वो बो करते हुए फिर से डिसाइपल बनने की रिक्वेस्ट करता है, बस एक चांस चाहता है और कहता है कि कुछ भी करने को तैयार है। कांगजोन उसे बोंगपो कहता है और पूछता है कि ग्रोन मैन क्यों सबके सामने रो रहा है। बोंगू अपोलोजाइज करता है और करेक्ट करता है कि नाम बोंगू है। कांगजोन कहता है कि रोना बंद करो, शोल्डर्स स्ट्रेटन करो और प्राउड फील करो। बोंगू स्ट्रेट खड़ा होता है और बात मान लेता है। कांगजोन उसे बोंगते कहकर पुकारता है और पूछता है कि क्या वो सच में कुछ भी करने को रेडी है, और बोंगू इंथुजियास्टिकली कंफर्म करता है कि वो सब कुछ करेगा और इंटरनली सोचता है कि बोंगते भी अच्छा नाम है। कांगजोन वॉर्न करता है कि इजी नहीं होगा और टास्क्स लिस्ट कहना शुरू करता है, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, कुकिंग, बच्चों की देखभाल, डॉग वॉक करना। फिर पूछता है कि क्या वो हैंडल कर सकता है। बोंगू इंटरनली कंफ्यूज्ड है कि टास्क्स स्ट्रेंजली स्पेसिफिक हैं, लेकिन तुरंत अग्री करता है कि सब कर सकता है। कांगजोन कहता है कि ये अच्छा है, सिस्टर का बर्डन थोड़ा लाइटन होगा क्योंकि वो डेली हार्ड वर्क करती है। फिर ऐड करता है कि वो उसकी आइडेंटिटी बोरो करना चाहता है। बोंगू शॉक्ड है और इंटरनली सोचता है कि आइडेंटिटी से क्या मतलब है। कांगजोन एक्सप्लेन करता है कि उसका मतलब अवेकेंड रजिस्ट्रेशन कार्ड है, जिससे रजिस्ट्रेशन फीस बचेंगी। इंटरनली कांगजोन सोचता है कि वो गेट रेड्स बोंगू के नाम से बुक करेगा, पोर्टर की तरह उसके साथ जाएगा और मॉन्स्टर्स खुद हैंडल करेगा। इस तरह मनी का कंसर्न नहीं होगा।
वो इंटरनली सोचता है कि हाई रैंक गेट्स क्लियर करने के बाद भी वो फेम और हैसल से बच सकता है। वो कंक्लूड करता है कि आखिर में बोंगपाल उसके जगह फेमस हो सकता है। वो फिर से नाम गलत सोचता है और फिर से बोंगू से पूछता है कि क्या वो ये कर सकता है।